तो क्वेश्चन नंबर 76 पे हम लोग थे। 76 वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर था हमारा सेकंड वाला, यानी कि जो ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड आपने बताया भी, कुछ लोगों ने इस पे इसका आंसर भी दिया है, तो इस कंडीशन में इसको ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सेकंड वाला हो गया, और ये आपका कौन सा एडिशन होगा, इसका जवाब भी आपसे चाहूंगा। ये ट्रांस एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा या फिर आपका सिन एडिशन होगा, तो ये दोनों का जवाब भी आपसे मैं चाहूंगा। तो 76 वाला आंसर भी आप बहुत से लोगों ने दिया है। 77 पे आ जाते हैं। श्रॉप कार्बिन जो होते हैं वो श्रॉप कार्बिन और सिंगलेट एंड इलेक्ट्रोफिलिक। जो श्रॉप कार्बिन होते हैं वो सिंगलेट होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 78 क्वेश्चन पे चले आइए। इज द एस्टर यूज इन द नेल पॉलिश रिमूवर, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये इथाइल एसीटेट होता है, तो यानी कि इथाइल एसीटेट इज यूज्ड इन द नेल पॉलिश रिमूवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a plane parallel to the x and y makes the unit intercept on the x-axis. Select the correct Miller indices for the plane for the following। तो अब आपने देखा एक्स वाई एक्सिस के अगेंस्ट बनाना है, और एक्स वाई एक्सिस के अगेंस्ट जब आप इसे बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्या जवाब हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितना मिलर इंडेक्स 0 होती है फॉर द एक्सिस अलॉन्ग विद द यूनिट सेल इन पैरेलल, जब अलॉन्ग मतलब यूनिट सेल जो होती है पैरेलल होती है तो उस समय मिलर इंडेक्स 0 मानी जाती है। तो इसका आंसर भी आप कहीं पर नोट कर लीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ। मिलर इंडेक्स यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ होगा मिलर इंडेक्स, है ना, इज 0 फॉर द एक्सिस अलोंग विद द यूनिट सेल इज पैरेलल। अगर यूनिट सेल पैरेलल होती है तो वो 0 बन जाती है वैल्यू। तो इसका मतलब फिर आंसर नंबर इसका कितना आना चाहिए, आंसर नंबर फिर मेरे अकॉर्डिंग इसका 4th आना चाहिए। अब प्लेन पैरेलल टू द वाई एंड जेड एक्सिस मेक द यूनिट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे बना तो एक्स एक्सिस तो यानी कि वाई और जेड 0 हो जाएगा, सॉरी वाई और जेड 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस तो यूनिट रहेगी, तो यहाँ दिया है अब प्लेन पैरेलल टू एक्स एंड वाई मेक्स द यूनिट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स। तो ये एक्स हो गई, ये वाई और जेड 0 हो जाएगा, तो आंसर नंबर 3 फिर आप लगा लीजिए। गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो ये गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन होता है, यानी कि 4th वाला आंसर आप लगाइएगा इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी भी रहेगा क्योंकि ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद 81 क्वेश्चन पर चले आइए। NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय, अरे तो जो दुनिया जान रही है कि NaOH को हम लोग सॉल्वेंट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, NaOH को हम लोग सॉल्वेंट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद 82 पे आ जाएगा। 82 1 मोल ऑफ द मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद द एक्सेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन करानी, तो मैं यहाँ पर करा के भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये मैंने मैग्नीशियम Mg3N2 ले लिया, Mg3N2 ले लिया, और यहाँ पर मैंने 6 वाटर के मॉलिक्यूल डाल दिए हैं। तो जैसे 6 वाटर के मॉलिक्यूल पड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए 3Mg और OH का 3Mg यहाँ पर बना देता हूँ, 3Mg OH का होल ट्वाइस बन जाता है और साथ में निकलता है 2 अमोनिया 2NH3 निकल करके आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 2 मोल ऑफ अमोनिया यहाँ बना दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है वो भी हम आपको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चले आइए। ये आया आपका 83, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, कौन सा इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल मैंने बना करके देखा है, तो फिलहाल तो यहाँ आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है NO3 नेगेटिव और CO3 डाई नेगेटिव, दोनों को अगर चेक करोगे तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर आप NO3 नेगेटिव में चेक करना चाहते तो NO3 नेगेटिव में 7 हो गए और ये 24 हो गए और +1, यानी कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर, जोड़ लीजिए कि ये हो गया आपका 7, यानी कि 6 30 और 2 32 32 हो गया। और अब इसी तरीके से आप CO3 नेगेटिव में देख लीजिए, CO3 नेगेटिव है तो यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ 24 हो गया +2 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी 26 + 24 प्लस आपका ये 2 हो गया, मतलब ये भी 32। तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गए। और स्ट्रक्चर अगर आपको देखना तो दोनों ही स्ट्रक्चर भी सेम रहता है। 84 क्वेश्चन पे आ जाइए। 84 क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बोक्सी
पेप्टिडेज इज द एंजाइम ऑफ विच मेटल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है वो जिंक मेटल इसके अंदर होता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज इज द एंजाइम ऑफ विच मेटल, जिंक मेटल के अंदर होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 84, ये मैं आपको एंजाइम्स लिख करके दे दूंगा, पॉसिबिलिटी है। 85 पे चले आइए, 85 में आ जाएगा फॉर ए रिएक्शन अल्फा, for a reaction alpha is the initial amount of the reactant and x2 are the amount decomposed after the time interval, तो ये इक्वेशन एक बन जाती है। द रिएक्शन विल बी द, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन चली जाएगी, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन चली जाएगी, चेंज इन टाइम पे जा रही है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। 85 को देख लीजिए, 85 को देख लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही जाएगी। इसके बाद आइए 86 पे आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है 86, इसको जरूर लगाइएगा। द एल्कीन फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट इन द अब एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन में होगी, तो 86 वाले में आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन रिएक्शन है हमारी, जो रिएक्शन दे रखी है एग्जाम्पल हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन का है, ये एग्जाम्पल हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन का है। इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन होती है उससे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स मेन प्रोडक्ट माने जाते हैं। लेस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इसमें अगर आपको दिखाई देता है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे हिसाब से लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है फोर्थ वाला होगा, यानी कि ये वाला कंपाउंड इसमें संभावित है कि फोर्थ वाला आंसर इसमें आ सकता है। 87 पे चले आइए, 87 क्वेश्चन क्या कहता है कि 87 वाले पे हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व इज फॉल्स, तो यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहा है, वो फॉल्स होना चाहिए। तो मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व में अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं n-1 तो उस समय क्या कंडीशन आएगी, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब आपको पता ही है। तो यहाँ पर नोड निकाल दीजिए, नोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स। तो मीनिंग ये निकल के आया कि अगर यहाँ पर हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व के हिसाब से गलत होगा तो जैसे यहाँ पर कितने नोड आने चाहिए, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक नोड दिया हुआ है, यहाँ पर सिंगल नोड दिया हुआ है, तो क्या ये सिंगल नोड आ रहा है, यानी 3 - n-l-1, तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और यही इसका आंसर माना जाएगा। फिर 88 पे आ जाइएगा, 88 पे क्या होगा कंडीशन, 88 की ये होगी, 88 की कंडीशन द रेट SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द सॉल्वेंट इज, अगर आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए तो फिक्स है 88 वाला कि SN2 रिएक्शन का मैक्सिमम तभी होता है जब नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर नॉन प्रोटिक तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट लिखे दे रहा हूँ, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट लिखे दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 89 पे चले जाइए, 89 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो BF3 इलेक्ट्रोफाइल है ना, CH2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इसके बाद SF5 इलेक्ट्रोफाइल विच इज नॉट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। SF5 निगेटिव, इसको देखना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल है नहीं है, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन सरप्लस जो है वो नॉट इलेक्ट्रोफाइल, तो नॉट इलेक्ट्रोफाइल, तो यानी कि हाइड्रोजन में अगर देखें तो H जो है वो 2 H के एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक्सेस में तो है नहीं, डेफिशिएंसी भी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है फिर यही एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर करना चाहिए, मतलब यही एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्वेश्चन ये कह रहा है कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए, दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल जितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन H जो होता है इलेक्ट्रॉन सरप्लस स्पीशीज माना जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। H पे यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ, ये कंडीशन है, यहाँ नेगेटिव लगा होना चाहिए था, यहाँ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और SI5 क्यों नहीं हो सकता वो हम लोग दिखा दे रहे हैं। SI5 की कंडीशन भी क्या हो सकती है, मुझे SI5 पे भी थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पर सिलिकॉन ले लेता हूँ और यहाँ पर 5 बना देता हूँ, यानी कि ये मैंने SI5 ले लिया, यानी कि SI5 लिया है, तो यहाँ पर F लगा देता हूँ, यहाँ पर F लगा देता हूँ, यहाँ पर F लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें ऊपर एक नेगेटिव लगा दिया और कंडीशन ये पॉसिबल हो सकती है कि SI5, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि SI5 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन सकती है क्योंकि इसके पास
इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल माना इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। चेक आप भी करिएगा उसका 89 पे एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। 90 पे चले जाते हैं। 90 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है ये मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? ये जानती सी OCl और ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। 91 पे चले आइए। आज हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। इन द रिएक्शन N2+3H2 रिवर्सिबल टू NH3 डेल्टा H विल बी इक्वल टू, आपको भी पता है कि डेल्टा H किसके बराबर होगा यहाँ पर, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, यही फार्मूला होता है। इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, -2RT, यानी कि ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 92 पे चलाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ द बेंट ऑफ कोफिशिएंट विल बी 2 फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ब्लू की वैल्यू तो KCl में ही आती है, क्योंकि अगर इसको आप तोड़ना चाहते हैं तो KCl को तोड़ दीजिए, K पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में तोड़ सकते हैं। सिंपल। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। देखिए ये सीरीज पूरी करने जा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल लगातार इसके साथ बने रहिए। सीरीज में कोई समझौता आप मत करिए, लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं कि ये सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। 93 पे अगर ये सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा एग्जामिनेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन इथेनॉल और ये आपका क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किस टेम्परेचर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये 94 वाला। चलिए मैं आपको इसको करके कोशिश करता हूँ करके दिखाने की कि इसको कैसे मैं करता हूँ। चलिए यहाँ पर चले आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज at which temperature the root mean square velocity of the SO2 will be equal to the factor के बराबर आ जानी चाहिए। तो 94 वाले पे चले आइए। यहाँ पर मैं करता हूँ VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ मैं 3RT रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है 3RT/m ले लेता हूँ, फार्मूला होता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 3RT मॉलिक्यूलर मास किसका आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का आ जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 32 आ जाता है। तो यहाँ पर 32 रख देता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ SO2। तो यहाँ पर VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट पे चला जाएगा, यहाँ पर 3RT/SO2 का हो जाता है आपका SO2 मास। ऐसा करते हैं यहाँ पर MO2 रख लेते हैं, MO2 और यहाँ पर MSO2 रख लेते हैं, वो भी सम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो गया 3RT1, इसे T1 मान लीजिए, इसे T2 मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3RT1 अपॉन हो जाएगा आपका MO2 हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला गया, बराबर हो जाएगा ये 3RT2 अपॉन में हो जाएगा आपका MSO2। ये कंडीशन हो गई। अब आप क्या करिए, यहाँ से आपको ये रूट दोनों हटा दीजिए, रूट हटा देंगे तो सिंपल सी बात है कि 3RT1 अपॉन 3RT1 अपॉन MO2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3RT2 अपॉन MSO2 हो जाएगा। आर से आर कैंसिल कर दीजिए और आपको निकाल देना है यहाँ पर टेम्परेचर, यानी कि T2 निकाल देना है। तो T2 टेम्परेचर T1 शायद दिया है, T1 27 यानी 27 में 373 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर T2 इज इक्वल टू लगा दीजिए आप T1 इंटू MSO2 लगा दीजिए, अपॉन में ले आइए। अपॉन में क्या आ जाएगा, में एक तो MO2 आ जाएगा और साथ में आना चाहिए, कौन आर तो पटी गया, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। T1 की वैल्यू 300 हो जाएगी और SO2 ये 64 होता ही है MSO2 और MO2 32 होता है, तो 32 दूनी 64 यानी कि 600 आंसर कहीं पर ये आपका हो गया 600, सॉरी 600 आ गया। तो 600 में से अब आप 273 को घटा दीजिए, तो जैसे घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 यानी कि 327 ये वाला डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा आपका आंसर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद चले जाइए 95 क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव फॉर द पॉपुलेशन। तो इसके लिए जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा आयंस होंगे वो होगा। तो ध्यान रखिए, इसको ले लिए द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल होता है,
कार्बोक्सिल ब्यूटाइल को ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, अरे यार न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन सा हो, फटाक से बताइए, यूज बेस होगा, इसमें समय ना गवाइए। 98 हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता, मिथेनॉल नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आपका मिथेनॉल हो जाता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडिशनल पॉलीमर, इसमें कौन सा एडिशनल पॉलीमर नहीं है, तो आपका पेक्रिलाइट जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आता है, बाकी सब एडिशन पॉलीमराइजेशन में आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये कंडीशन चलेगी HCl, HCl2, HCl3, HCl4। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी उतना ही इसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाता है। ये कंसेप्ट भी लगा करके आप इसका आंसर निकालिए। 102 पे चले जाइए, ज्योमेट्रिकल दोनों की अगर ज्योमेट्री देखते हैं तो 102 वाले में दोनों की ज्योमेट्री बड़ा बढ़िया आंसर क्वेश्चन है। टेट्राहेड्रल, इसकी तो टेट्राहेड्रल पता ही है आपको, और दूसरी स्पाइरल चलेगी, तो पहली वाली सेट कर ली, दूसरी वाली अपने आप सेट हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 103 का, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग एबिलिटी इन द फॉलोइंग, तो रिड्यूसिंग करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर लगता है, तो इसका मतलब है ये वाला ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टर्बियम, ये वाला आंसर इसका आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है। तो इन द 3D सीरीज ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द कलर आयन, कौन कौन से कलर आयन देंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी में अनपेयर्ड की संभावना है, बाकी किसी में अनपेयर्ड की संभावना नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट जितने क्वेश्चन हो जाते हैं मैं अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द लैंथेनॉइड, आपको पता होना चाहिए कि आयन एक्सचेंज मेथड हम यूज करते हैं लैंथेनॉइड को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपको बता देते हैं, मेथड ऑफ द सेपरेशन मतलब रिपीटेड फ्रैक्शनल हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो इसका मतलब है कि आंसर यहाँ पर मैं आयन एक्सचेंज मेथड पे लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है कि इस पे सिंपली मुझे आयन एक्सचेंज मेथड लगाना चाहिए, आयन एक्सचेंज मेथड ही ज़्यादा बेटर बेस्ट आंसर इसका नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑल ऑफ द अबव, लेकिन आयन एक्सचेंज यही बेटर। 106 पे चले जाइए कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, इनमें दोनों में निकाल दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो सिंपल सा इसमें आएगी आपकी +7 और इसमें आएगी +6, तो ये वाला ऑप्शन इसमें चला जाना चाहिए। इसके बाद चले जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107 पे आइए, द रिलेशनशिप ऑफ द फ्री एनर्जी, द रिलेशनशिप ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज क्या कंडीशन हो जाएगी, ये भी आपको पता है चाहिए। रिलेशनशिप विद द फ्री एनर्जी चेंज की कंडीशन में आप क्या निकालेंगे बताइए। टेम्परेचर प्रेशर से बड़ा बिजी है फार्मूला, और ये फार्मूला आपके लिए फायदेमंद है, आ सकता है ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये आ सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिलेशनशिप ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर मुझे जो आंसर लग रहा है 107 का जो आंसर है, मुझे जहाँ तक आइडिया है डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी और एस डेल्टा टी रहता है, तो डी लिखा हुआ है तो डी के हिसाब से लगा लीजिए, इसको बात चेक। क्वेश्चन नंबर 108 पे चले आइए, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 देन द रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली ओनली व्हेन, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी, तो इस बात को आपको बताना पड़ेगा। तो डेल्टा एच जब ज्यादा हो, डेल्टा एस भी ज्यादा हो 0 से, तो उस समय डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी आ सकती है जब उस कंडीशन में, यानी कि अगर मैं फार्मूला जानता हूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों 0 यानी ग्रेटर देन 0, ये बड़ा है ये छोटा है, ये नहीं दोनों ही बड़े, दोनों बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर नेगेटिव तभी आएगा जब ये हिस्सा बड़ा हो जाए, ये हिस्सा बड़ा हो जाए, यानी कि ये हिस्सा बड़े का मतलब आंसर नंबर 2 पे जाए। टी डेल्टा एस ज्यादा होना चाहिए तभी ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तभी आंसर आ पाएगा। 199 पे चले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following 0.1 molar aqueous solution has the lowest freezing point, तो जिसकी वैल्यू यहाँ पर आई की बेंट फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो केवल K2SO4 में ज्यादा आ रही थी, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। 110 पे चले आइए, 110 कहता है 110 कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द 5% सोल्यूशन ऑफ द शुगर, इतना दिया हुआ है, at 15 डिग्री सेल्सियस विल बी, तो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ द शुगर, 5% सोल्यूशन ऑफ द शुगर की बात अगर मैं करूँ, शुगर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस कंडीशन में मुझे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 110 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि आप जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू होता है, पाई इज इक्वल टू n अपॉन वी आर टी होता है, n अपॉन वी आर टी होता है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा,
यहाँ पर संभावना ये हो सकती है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर आप 5% सोल्यूशन लेना है, तो इसका मतलब हुआ 5% आप ले लीजिए, तो 5% कितने का लेना है, 5%, 100 का 5% ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि 5 ग्राम हुआ सिंपल सा। भाई 100 का 5% कितना, 100 का 5%, तो 5 ग्राम तो हुआ। तो यहाँ पर मैं वेट ले लेता हूँ 5, मॉलिक्यूलर भाई इसको भी तोड़ देता हूँ, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वी, ऊपर आर टी हो जाता है। यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 5 रख देता हूँ। मोलर मास चीनी का आपको पता 342 होता है, और ऊपर यहाँ पर आर की वैल्यू 0.0821 रख लेना। टेम्परेचर आपको पता ही है, टेम्परेचर दिया है 15, और मैं जोड़ दीजिए तो 298 हो गया। तो सॉरी 288 यहाँ पर रख दीजिए, 288 इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इजिली आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये 5% दिया है ना, 5% सोल्यूशन बच्चों, तो 5% का मतलब हमें लीटर में वॉल्यूम चल रहा है, तो वॉल्यूम मतलब 100 में कितना हुआ, 100 में हो गया आपका 5, तो 1000 में कितना होगा, 5/100, यानी कि ये 50 रखना पड़ेगा। अब आंसर कैलकुलेट आ जाएगा। जो हमने कैलकुलेशन की उसमें आंसर फिलहाल 3.26 आ रहा है। चेक हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फार्मूला, इस फार्मूला के लिए कितने प्राइमरी एमीन्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, यानी 111 के लिए मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको लिखता हूँ CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर N लिखा मैंने, और NH2 यानी कि 4 है, तो घबरा जाएगा, तो इसका मतलब एक C2H5 लेना पड़ेगा। तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इसके फिर चार चार प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरीके से पहले प्राइमरी बना सकते हैं, बनाना अगर चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बना करके भी दिखा सकता हूँ। सबसे पहला तो आप यही बनाइए, CH3 CH2 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 और NH2, पहला ये बना लीजिए। दूसरा इसको यहाँ लगा लीजिए, यानी कि कंडीशन नंबर CH3 CH2 CH, और यहाँ पर आपका NH2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन में चले जाइए, CH3 हो गया, फिर यहाँ CH हो गया, फिर यहाँ CH3 हो गया, फिर यहाँ CH2 NH2, ये कंडीशन भी पॉसिबल है ना। उसके बाद एक कंडीशन और पॉसिबल है कि CH3 ले लूँ, यहाँ पर N लगा लेता हूँ, ऊपर CH3, यहाँ CH3, और यहाँ पर मैं यहाँ पर N मैंने लगा दिया, यहाँ पर मुझे CH लगाना चाहिए, यहाँ CH लगाऊँ तो 1 2 3 4, और यहाँ पर मैं NH2 लगा देता हूँ। इस तरीके से प्राइमरी बोल भी प्राइमरी ही बना, हर जगह प्राइमरी ही बना, है ना। तो ये यहाँ पर मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा अब बाकी आपने प्राइमरी बनाई है, ठीक है। 4 आंसर लगा दिए। 112 पे चले जाइए। 112 पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहाँ ऑब्जर्व की जा सकती है, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो है जनाब मुझे इसमें दिखाई देती है, यहीं पर बेस्ट एग्जाम्पल आएगा, ये बना, ठीक है। इसके बाद 113 पे चले जाइए। 113 पे क्या कंडीशन बनेगी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 100 अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट्स को निकाल लीजिएगा, ये CH2O आता है, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, बहुत सिंपल। आईपीसी नेम ऑफ द लैक्टिक एसिड का आईपीसी नेम क्या होता है, तो पहले लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप आईपीसी नेम निकालेंगे। तो यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, और यहाँ पर आपका COOH हो गया, तो ये लैक्टिक एसिड हो गया। तो यहाँ 1 2 3 यानी 2 हाइड्रोक्सी हो गया, और प्रोपेनोइक एसिड यानी सेकंड वाला नाम आपके सामने। अब इसके बाद बचे चौथा क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क को दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे और मुझे आंसर इनबॉक्स में भेजेंगे। जो 5 बच्चे शुरुआती के 5 बच्चे क्वेश्चंस भेजेंगे उनको मैं पर्टिकुलर एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, जो बेस्ट पीडीएफ होगी, लेकिन शुरू के 5 यानी कि 1 डे के अंदर 5 चाहिए। तो मोस्ट वोलेटाइल एल्केन कौन सा होगा बताइएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आंसर की स्क्रीनशॉट लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट विल नॉट गिव द रेड प्रेसिपिटेट ऑफ द CO2 when heated with the Benedict solution। इसका आंसर देख लीजिएगा, है ना। इसका आंसर देख लीजिए, 116 का आंसर बताइएगा। इसी के बाद अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स इज द स्वीटनेस ऑफ द सेकंड इनपुट, आपको पता है 500 गुना होती है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इसमें चलते हैं, तो यहाँ पर आपने CHCl3 लिया है, तो इसका मतलब हुआ CH3Cl होना चाहिए था। CHCl3 लिया, रेड CHCl3 लिया, तो मुझे जो आइडिया है कि जब CHCl3 लेते हैं तो यहाँ पर CHCl2 जो जाएगा, और CHCl2 को मैंने 4 से कराओ तो बेंजोइक एसिड। 19 पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, पिपराइडिन एरोमेटिक नहीं होता, ये बात मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बेंजोइक एसिड लगा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आप लगा
ये 500 गुना मीठा होता है, 500 500 टाइम्स होता है, और ये सुक्रोज ऐसा होता है कंपाउंड। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए ये 115 में वो जो मोस्ट वोलेटाइल होता है वो नियोपेंटेन होता है, ध्यान रखिए नियो कंपाउंड होता है। इसके बाद 120 पे चले आइए, 120 पे चले आइए, एंथ्रासीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद O2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एंथ्राक्विनोन बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट में आ सकता है। इसका व्हेन लैक्टिक एसिड इज मिक्स्ड विद द सोडियम एसीटेट द पीएच लेवल इंक्रीज कर जाएगी। ये बहुत सिंपल सी बात है कि लैक्टिक एसिड व्हेन एसिटिक एसिड मिक्स्ड विद सोडियम एसीटेट मिलाएंगे तो व्हेन एसिटिक एसिड मिक्स्ड विद सोडियम एसीटेट में जब मिलाएंगे तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पीएच वैल्यू इसलिए बढ़ेगी, इसका कारण ये होगा कि यहाँ पर जो कॉमन आयन, यानी कि अगर मैं कॉमन आयन देखता हूँ तो एसीटेट कॉमन आयन में चला जाएगा, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की वैल्यू घटेगी, पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। सही, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिएगा एसिटिक एसिड मिलाएंगे तो एसीटेट आयन कॉमन हो जाएंगे, तो H पॉजिटिव आयन की वैल्यू घटेगी, तो इसका मतलब एसिडिक घटेगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी। 122 पे आइए, द स्पॉन्टेनियस चेंज रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ द, तो यहाँ पर डेल्टा जी की नेगेटिव होती तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज वो मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ जगह ऑलमोस्ट सेम मिलेगा लेकिन डिक्रीज माना जाता है। 124 पे चले आइए, इस क्वेश्चन को 124 125 का मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसके आंसर का जवाब, तो इसके क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा, इंतजार करूंगा आपका, जी इनबॉक्स में जाकर के कमेंट में लिखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आपको अगर भरपूर तैयारी के साथ मेरे साथ रहना है तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मोटिवेशन देते रहिए, मुझे अनुसर को भी मोटिवेट करते रहिए कि अनुसर और डालिए वीडियो, तो मैं और डालता रहूँगा, और आपके लिए नए नए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज मैंने प्लान किए वो आपके फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।